वेलकम बैक। सुनील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट के बारे में। समराइज स्पोकन से रिलेटेड स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज हैं। नंबर वन क्वेरी तो ये है, क्या टैम्पलेट अभी भी वर्क कर रहे हैं या नहीं, और अगर टैम्पलेट वर्क कर रहे हैं तो क्या टैम्पलेट के अंदर हम कीवर्ड्स लगा सकते हैं या हमें पूरे का पूरा फ्रेजेस या खुद से लिखना पड़ेगा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर। तो मैंने जो रीसेंट एग्जाम दिया था 2025 के अंदर, उसके अंदर मैंने कीवर्ड्स प्लस फ्रेजेस दोनों को मिक्स किया था। इसका रिजल्ट भी मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किया था एंड आई स्कोर्ड परफेक्ट 90 मार्क्स इन लिसनिंग एज वेल एज इन राइटिंग। नाउ इस एग्जाम के अंदर मैंने कीवर्ड्स प्लस फ्रेजेस दोनों को मिक्स करके अप्लाई किया था। रीजन इज, इससे पहले मैं कीवर्ड वाला टैम्पलेट सजेस्ट करता था, बट जैसे जैसे पियर्सन चीज़ों को अपग्रेड करता जा रहा है, जैसे हमारे एसे के अंदर अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स लिख के आते हो, खुद से ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखते, तो चांसेस हैं कि आपका एसे टैम्पलेट फेल हो जाए। सेम कंडीशन आपके समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर भी अप्लाई होती हैं। अगर आपका कंटेंट सफिशिएंट नहीं रहता एग्जाम के अंदर, हो सकता है आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर एक स्टूडेंट सारे के सारे फ्रेजेस लिख भी नहीं सकता, या इवन जब वो फ्रेज लिखता है तो बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होती हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ सफिशिएंट जितने फ्रेज रिक्वायर्ड हैं आप उतने से फ्रेज ऐड करो, बाकी के कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स और फ्रेज दोनों को मिक्स करके मैंने टैम्पलेट बनाया। नाउ टैम्पलेट दिखाने से पहले मैं आपको समराइज स्पोकन से रिलेटेड कुछ बेसिक सी चीज़ें बताता हूँ। लेट मी टेक यू टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। सो वी हैव दिस समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ये गाइड पियर्सन की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई है। अगर आप इसमें चेक करोगे कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट कितने आते हैं रियल एग्जाम में, सो हमारे पास 1 to 2 समराइज स्पोकन टेक्स्ट आते हैं। इसको करने के लिए हमें मैक्सिमम 10 मिनट्स मिलते हैं। लेट्स से अगर आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं तो दोनों के लिए अलग से आपको 10-10 मिनट्स मिलेंगे। देन इसके जो मार्क्स होते हैं वो लिसनिंग और राइटिंग वाले पार्ट में जाएंगे, और हमारे पास 5 अनेबलिंग स्किल्स होती हैं जिनके बेसिस पे ये हमें स्कोर करते हैं। जैसे नंबर 1, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉन्टेंट। अगर आप कुछ भी ऐसी वर्डिंग लिख के आते हो जो उस टेक्स्ट से मैच नहीं कर रही, उस समराइज स्पोकन से मैच नहीं कर रही, तो यू विल गेट अ 0 हेयर। देन अगर आपने थोड़ा कंटेंट उसके रेलिवेंट लिखा है तो 1 मार्क मिलेगा, और अगर आपने काफ़ी सारा कंटेंट टॉपिक से मिलता जुलता ही लिखा हुआ है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ये कंटेंट में मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स, स्पेशली जो सिर्फ कीवर्ड लिख के आते हैं, अक्सर उनका कंटेंट कम रह जाता है, और बाय चांस अगर आपका कंटेंट बहुत कम रहता है, अगर आपको यहाँ पे 0 मिलते हैं, तो ये जो नीचे वाली स्किल्स होती हैं इनके अंदर भी आपके मार्क्स ऑटोमेटिक 0 हो जाते हैं। तो रेलिवेंट कंटेंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन हमारे पास फॉर्म के अंदर आते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स। तो हमें आइडियली कितने वर्ड्स लिखने चाहिए। जैसे अगर हमें 2 पॉइंट्स, फुल पॉइंट्स 2 मिलते हैं इसके अंदर, अगर हमें फुल पॉइंट्स चाहिए तो हमें 50 to 70 वर्ड्स के बीच में लिखना है। अगर आप 50 वर्ड से नीचे लिखते हो, लेट्स से आपने 49 लिख दिए, तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। या फिर आपने 70 से ज़्यादा लिख दिए, लाइक 71 आपने लिख दिए, तो भी आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। और 0 अगर आपने 40 से कम लिखे या 100 से ज़्यादा लिखे। तो हमें इस लिमिट को रिस्पेक्ट करना है, हमें 50 to 70 के बीच में ही लिखने हैं। देन हमारे पास ग्रामर, अगर आप इनकरेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का यूज़ करोगे तो यू विल गेट लेस मार्क्स, में भी 0 और 1। तो हमें अपनी ग्रामर अच्छी रखनी होती है। वो कैब का रिलेशन बहुत हद तक कॉन्टेंट से ही होता है। देन स्पेलिंग्स, अगर आप स्पेलिंग करेक्ट इनकरेक्ट करोगे, अगर आपने एक स्पेलिंग एरर किया, सो यू विल लूज 1 मार्क। अगर एक से ज़्यादा किया तो यू विल गेट अ 0 हेयर। तो ये पांचों स्किल्स का हमें ध्यान रखना होता है। इन्हीं के बेसिस पे हमारी रियल एग्जाम में मार्किंग होती है। नाउ अब हम क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, मैं एक बार आपको सबसे पहले टैम्पलेट शो करता हूँ। दिस इज आवर अपडेटेड टैम्पलेट फॉर समराइज स्पोकन। ये हमारा प्रीवियस टैम्पलेट है जिसके अंदर हम कीवर्ड्स यूज करते थे, डबल कीवर्ड्स। यहाँ पे एक कीवर्ड, फिर से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये इसको अपडेट करने का मेन रीजन यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर कर पाएँ, राइट। जो लेटेस्ट मेथड्स हैं, क्योंकि पियर्सन कंटेंट को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, ऐसे के अंदर भी सेम चेंजेस उन लोगों ने किए हुए हैं। तो समराइज स्पोकन के अंदर भी हमने खुद से ये चेंज किया, अज्यूम करके कि अगर उन्होंने ऐसे में किया है तो ये चीज़ समराइज स्पोकन में भी हो सकती है। देखो, अगर आपका ऐसे फेल होता है ना, तो वो क्लियरली पता चल जाता है, क्योंकि समराइज स्पोकन की वेटेज बहुत ज़्यादा कम होती है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स नियर अबाउट 5 to 7 मार्क्स मैक्सिमम। अगर आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट फेल हो भी गया रियल एग्जाम के अंदर, तो ये उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि हम क्लियरली आइडिया लगा पाएंगे आपकी प्रॉब्लम समराइज स्पोकन टेक्स्ट में हुई है, क्योंकि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 5 to 7 मार्क्स का ही होता है। लेट्स से अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 75 आए, अब ये कैसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि समराइज स्पोकन की वजह से उसका लिसनिंग या राइटिंग कम रहा है। ऐसे का आइडिया लगाना पॉसिबल होता है क्योंकि उसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपके राइटिंग के मार्क्स बहुत ज़्यादा शार्पली डिक्रीज हो गए कंपेयर टू योर लिसनिंग,
तो उससे क्लियरली एक इंडिकेशन मिल जाती है कि मोस्ट लाइकली आपका ऐसे फेल हुआ है। लेकिन समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में ये पॉसिबल नहीं है पता करना। तो इसलिए हम अपनी तरफ से ही पहले ही आप अच्छे से टेक्स्ट लिखो, उसके अंदर रेलिवेंट कीवर्ड्स इंक्लूड करो, ताकि आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट फेल ना हो। नाउ ये था जो हमारा ऑल टेम्पलेट था, इसको फिलहाल हम नहीं फॉलो करेंगे। ये सिर्फ वही स्टूडेंट फॉलो करें जो अच्छे से कीवर्ड्स लिख सकते हैं, जो मैंने पुरानी वीडियोस अपलोड की हुई हैं उनको फॉलो करके। अगर आप यहाँ पे डबल डबल कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हो आप तभी इसको फॉलो करो। अगर आप कीवर्ड अच्छे से नहीं लिख सकते हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप इसको अवॉइड करके आप बीच में, स्ट्रक्चर सब सेम है, सिर्फ हमने फ्रेज की अलग से जगह बनाई है। तो स्ट्रक्चर सब सेम है, बस हमने कीवर्ड्स के बजाय थोड़ा सा फ्रेज की जगह बनाई है। हम यहाँ पे ये 3 फ्रेजेस इंसर्ट करेंगे और बाकी के जो 2 ब्लैंक्स हैं हम यहाँ पे डबल डबल कीवर्ड्स का हम यूज करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको इसके बेसिस पे करके दिखाता हूँ सॉल्व। मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट पे एक लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम 1 या 2 क्वेश्चन समराइज स्पोकन टेक्स्ट के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। या लेट्स से ये फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं ओपन कर लेता हूँ। सो नोट्स जितने भी होंगे मैं यहीं पे ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग भी साइड बाय साइड देख सकोगे कि मैं कैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर ये पूरी की पूरी वर्डिंग फिट करूंगा। तो मैं पहले कोशिश करूंगा कि मैं फ्रेजेस या जो भी कीवर्ड मुझे मिलता है मैं उसको नोट डाउन करूं। सो लेट मी क्लिक ऑन रीडू। The concept of self-domestication in animals, particularly dogs, is quite intriguing. One prominent theory suggests that dogs began their domestication journey by scavenging around human settlements, especially garbage dumps. This theory posits that less aggressive wolves were more successful at scavenging near humans, leading to a natural selection process favoring those with friendlier and more cooperative traits. However, some researchers argue against this dump theory. They suggest that the domestication of dogs was more complex and involved active cooperation and emotional bonds between humans and wolves long before the existence of human waste dumps. This perspective highlights the psychological and neurobiological similarities between humans and dogs that facilitated their close relationship. Overall, the self-domestication hypothesis emphasizes that the evolution of dogs from wolves was likely driven by a combination of factors, including reduced aggression and increased sociability. ओके तो यहाँ पे देखो मैंने एक थोड़ा सा लेंथी फ्रेज पिक किया, साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमंस एंड डॉग्स। ये काफी इजी था। देन कुछ कुछ छोटे छोटे फ्रेज, इन्वॉल्व एक्टिव कोऑपरेशन, नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस, लेस एग्रेसिव वुल्व्स, कुछ सिंगल से कीवर्ड्स, रिड्यूस्ड अग्रेशन, इंक्रीज्ड सोशेबिलिटी, और ये अ थ्योरी और डॉग्स। तो इन सबको हम कंबाइन करके बेसिकली कुछ सेंटेंसेस हम खुद से ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कैसे इसको हमें स्ट्रक्चर के अंदर फिट करना है। मैं एक बार यहाँ पे टेम्पलेट कॉपी करता हूँ। तो हमारी फर्स्ट लाइन है, द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट डैश। तो यहाँ पे हमें, मैंने ये लाइन पुट की, द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट लेट्स से डॉग्स। तो पहले मैंने इंसर्ट कर दिया द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट डॉग्स। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, देन द स्पीकर टॉक्ड अबाउट, यहाँ पे हम फ्रेज इंसर्ट करेंगे, देन the speaker talked about, तो हमारे पास है यहाँ पे a theory, less aggressive wolves। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक नया फ्रेज यहाँ पे बना सकता हूँ, a theory, it talked about a theory about less aggressive wolves। इस तरह से हम एक फ्रेज यहाँ पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a theory of less aggressive wolves, ठीक है, देन फुल स्टॉप। तो ये मैंने छोटा सा फ्रेज, यहाँ पे डबल स्पेसिंग है।
अ थ्योरी ऑफ लेस एग्रेसिव वुल्व्स, ये एक छोटा सा फ्रेज मैंने ऐड किया इन दोनों को कंबाइन करके। अ नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस, एक फ्रेज हमें और ऐड करना था यहाँ पे, फर्दर मोर द ऑडियो ऑल्सो डिस्क्राइब्ड, इसके बाद फ्रेज, ये लिखा मैंने फर्दर मोर दी ऑडियो ऑल्सो डिस्क्राइब्ड, इसके बाद एक फ्रेज हमें और ऐड करना है। तो हमारे पास है अ नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्ड एक्टिव कोऑपरेशन, तो मैं क्या करता हूं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं मैं। द ऑडियो ऑल्सो डिस्क्राइब्ड अ नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस विच इन्वॉल्व, विच लगा के मैंने कंबाइन किया, विच इन्वॉल्व एक्टिव कॉपरेशन, राइट। देन हम यहाँ पे सेंटेंस नंबर 3, एडिशनली द नरेटर स्पोक अबाउट, यहाँ पे फ्रेज नंबर 3, एडिशनली द नरेटर स्पोक अबाउट, तो यहां पे हमारे पास है साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, ये पूरा फ्रेज मैं यहां पे लिख देता हूं। द नरेटर स्पोक अबाउट साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमंस एंड डॉग्स, ठीक है, ये पूरा हमने फ्रेज यहां पे लिखा। Then finally the lecture was concluded by highlighting the facts about their dash and dash, इसको मैंने कॉपी किया, देन यहाँ पे इसको पेस्ट किया। तो यहाँ पे finally the lecture was concluded by highlighting the facts about, यहाँ पे हमारे पास ये reduced aggression and increased sociability, ये keywords मेरे पास है, मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा reduced aggression and increased sociability, राइट। तो इस तरह से पूरे का पूरा स्ट्रक्चर हमें प्रिपेयर करना है। तो ये छोटे छोटे से कीवर्ड्स और फ्रेजेस का हमने यूज किया इस टेम्पलेट को प्रिपेयर करने के लिए। द लेक्चर वाज मेनली अबाउट डॉग्स, देन द स्पीकर टॉक्ड अबाउट अ थ्योरी ऑफ लेस एग्रेसिव वुल्व्स, देन फिर से एक फ्रेज लिखा और फिर एक फ्रेज लिखा। जस्ट मेक श्योर करो कि जो भी फ्रेजेस आप लिख रहे हो उसके अंदर कोई स्पेलिंग्स या फिर उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ना रहे। देखो ऑनेस्टली छोटे मोटे ग्रामेटिकल एरर ना हो जाते हैं रियल एग्जाम के अंदर, उनसे उतना फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं ग्रामेटिकल एरर्स को लेके। उन्हें जैसे अगर इस पे आप चेक कराओगे तो 8 में से कुछ मार्क्स, 10 में से कुछ मार्क्स आपको देगा, 10 में से लेट्स से आपके 8 मार्क्स बने हैं। ग्रामेटिकल एरर उतना भी इंपैक्ट नहीं करेंगे आपके स्कोर को, एट मैक्स ये रिड्यूस होके 5 में से स्कोर मिलता है आपको। तो अगर आपके ग्रामर एरर्स हैं लेट्स से, तो 5 में से 4 आपको मिलेगा, विच इज ओके इवन इफ यू आर टारगेटिंग 79, और इनफैक्ट इवन इफ योर टारगेट इज 90 आउट ऑफ 90, तब भी अगर आपके 5 में से 4 मिलते हैं तब भी चांसेस हैं कि आप 90 आउट ऑफ 90 ले सकते हो, कंसिडरिंग जो बाकी की चीजें हैं उनको आप परफेक्ट रखो। तो एक या दो ग्रामेटिकल एरर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कोशिश करो सफिशिएंट कीवर्ड्स आप इसके अंदर इंक्लूड करो। द लेक्चर वाज मेनली अबाउट डॉग्स, तो एक बार स्पेलिंग चेक कर लो। देन द स्पीकर टॉक्ड अबाउट अ थ्योरी ऑफ लेस अग्रेसिव वुल्व्स। Furthermore, the audio also describes the natural selection process which involved active cooperation. The narrator also spoke about the psychological and neurological similarities between humans and dogs. Finally, the lecture was concluded by highlighting the facts about the reduced aggression and increased sociability. ठीक है, इसको मैंने किया डिलीट। तो ये हमारे 60 वर्ड्स हो गए। कभी कभी हो सकता है आप फ्रेजेस थोड़े से ज़्यादा लेंथी पिक करो, हमें 50 to 60 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। तो आप चाहो तो दो दो फ्रेजेस को कंबाइन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा छोटा सा फ्रेज, ये लिखा मैंने, ये अ थ्योरी ऑफ लेस एग्रेसिव वुल्व्स, एंड आप यहाँ पे एंड लगा के अगर एक आध फ्रेज आपने और नोट किया, आप यहाँ पे इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। कम से कम 50 वर्ड्स होने चाहिए, 70 इज द अपर लिमिट। तो इसको एक बार हम करते हैं सबमिट।
क्लिक टू स्कोर. ओके परफेक्ट. ठीक है, तो ये छोटे छोटे से कीवर्ड्स प्लस फ्रेजेस, इन दोनों को कंबाइन करके हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया. कंटेंट में भी ठीक मार्क्स मिले हैं. यूजुअली ग्रामर में मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स की समराइज स्पोकन के अंदर, तो मैंने ग्रामर के लिए आप लोगों को बताया कि ग्रामर उतना इंपॉर्टेंस मत दो ग्रामर को. अगर आपका टारगेट 79 ही है तब भी आपके पास 11 पॉइंट्स का मार्जिन है. जो बाकी के एरियाज हैं जैसे डिक्टेशन हो गए, लिसनिंग के ब्लैंक्स हो गए, ऐसे हो गया, उनके अंदर फोकस करो. अगर एक आध पॉइंट यहाँ पे ग्रामर में कट भी होता है आप 79 इजीली बना सकते हो. इनफैक्ट आप 90 के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच सकते हो एक आध ग्रामेटिकल मिस्टेक करने के बाद भी. एक क्वेश्चन मैं आपको सेम इसी स्ट्रक्चर के ऊपर एक और करके दिखाता हूं. जैसे ये क्वेश्चन है, एक बार मैं रीडू करता हूं. सेम इसके अंदर भी हम पहले कीवर्ड या फ्रेजेस हम नोट डाउन करेंगे, बाद में उनको हम कंबाइन कर देंगे. सो लेट मी रीडू. There is a very important concept that was introduced by Nassim Taleb, and that is anti-fragility. Anti-fragility is essentially resilience 2.0. Resilience 1.0 is when we put pressure on a system. After the pressure is lifted, that system goes back to its original form. Anti-fragility takes this idea a step further. You put pressure on a system, it actually grows bigger, stronger. We see anti-fragile systems all around us and within us. For example, our muscular system. We go to the gym and we lift weights. We're putting pressure on our muscles. What happens as a result? We actually grow stronger. We're an anti-fragile system. On the psychological level, you know what that's called? PTG, post-traumatic growth. So where post-traumatic stress disorder, PTSD, is about breaking down, post-traumatic growth is about growing stronger. As a result of pressure, stress, it's anti-fragility. ओके तो ये मैंने कुछ फ्रेजेस यहाँ पे नोट डाउन किए हैं. बेसिकली एक बड़ा फ्रेज मैंने नोट डाउन किया. स्टार्टिंग में इन लोगों ने बोला था वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय नसीम, एक नेम उन लोगों ने बोला. देन एंटी फ्रेजिलिटी ये बार बार मेंशन कर रहे थे. एक छोटा सा फ्रेज आइडिया, अ स्टेप फर्दर, प्रेशर ऑन अ सिस्टम, ग्रो बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, ये छोटे छोटे से फ्रेजेस थे. और कुछ डबल डबल कीवर्ड्स लाइक साइकोलॉजिकल लेवल, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, ब्रेकिंग डाउन, मस्कुलर सिस्टम, ये छोटे छोटे से कीवर्ड्स मैंने नोट किए हैं. तो सेम अपने स्ट्रक्चर के अंदर हम इनको फिट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट लाइन, द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया. तो यहाँ पे हम पहले एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट. जैसे ये एंटी फ्रेजिलिटी, तो मेन टॉपिक तो यही था इसका, एंटी फ्रेजिलिटी. मैं यहाँ पे एंटी फ्रेजिलिटी लिख देता हूँ. एंटी फ्रेजिलिटी, spelling FRAGILITY, spellings are correct. Then इसके बाद then the speaker talked about, यहाँ पे हमें phrase 1 यूज करना है. paste. Then the speaker talked about, यहाँ पे phrase number 1. तो ये जो phrase मैंने लिखा था very important concept introduced by Naseem, तो ये पूरे का पूरा phrase मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. spoke about a very important concept introduced by Naseem. अब ये नेम है तो ये कैपिटल में आएगा एंड इसका कैपिटल में रहेगा. Then the speaker talked about a very important concept introduced by Naseem. Then next है furthermore the audio also described. इसके बाद हमें पुट करना है हमारा phrase number 2, copy and paste. Also described. अब यहाँ पे ये जैसे है आइडिया, अ स्टेप फर्दर या प्रेशर ऑन अ सिस्टम, या फिर ये नीचे वाला, मैं इनको कंबाइन करके एक नया फ्रेज यहाँ पे लिख देता हूँ इनको मिक्स करके. फर्दरमोर द ऑडियो ऑल्सो डिस्क्राइब्ड, इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ. प्रेशर ऑन अ सिस्टम ग्रोइंग बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, ये मैं छोटा सा फ्रेज ऐसे ही लिख देता हूँ.
Furthermore, the audio also described this idea a step further. इस तरीके से मैं इसको elaborate कर देता हूँ. Furthermore, the audio also described this idea a step further. Full stop. ठीक है, छोटा सा phrase मैंने यहाँ पे, अगर थोड़ा लेंदी होता तो ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी आ जाता, बट फिलहाल मैंने छोटा सा ही लिखा है. देन नेक्स्ट लाइन, एडिशनली, यहाँ पे फ्रेज नंबर 3 को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे. स्पोक अबाउट, यहाँ पे प्रेशर ऑन अ सिस्टम ग्रो बिगर विच इज ग्रोइंग बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, इस तरीके से यहाँ पे इलैबोरेट कर देते हैं. एडिशनली द नरेटर स्पोक अबाउट प्रेशर ऑन अ सिस्टम, तो यहाँ पे लिखते हैं एडिशनली द स्पीकर स्पोक अबाउट द प्रेशर ऑन ए SYSTEM system grow bigger and stronger. That is growing, which is growing bigger, which is growing bigger and STRON stronger. The narrator also spoke about the pressure on a system which is growing bigger and stronger. Then यहाँ तक हमने कंबाइन कर दिया, नीचे भी स्ट्रॉन्गर लिख दिया था मैंने. उसके बाद आई थिंक हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन पेंडिंग है. यहाँ पे हम ये दो जो हमने छोटे कीवर्ड्स हमने लिखे हैं वो हम यहाँ पे अटैच कर देंगे. यहाँ पे डैश एंड डैश में, या तो मैं साइकोलॉजिकल लेवल में लिख सकता हूँ, या फिर जैसे ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ये थोड़ा बड़ा सा है तो ये पिक कर लेते हैं. हाईलाइटिंग द फैक्ट्स अबाउट देयर पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एंड, और क्या थे, ब्रेकिंग डाउन था, एक मस्कुलर सिस्टम हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं. फुल स्टॉप. ठीक है, तो ये हमने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे एक स्टार्टिंग में और बीच में हमने 3 फ्रेजेस पिक करके पूरे का पूरा बनाया है. The lecture was mainly about anti-fragility. Then the speaker talked about a very important concept introduced by Naseem. Furthermore, the audio also described this idea a step further. Additionally, the narrator also spoke about the pressure on a system. ये मैंने दो छोटे छोटे से phrases combine किए, which is growing bigger and stronger. Then post-traumatic growth and muscular system. That's it. इसको करते हैं हम कट. तो 62 वर्ड्स हैं ये, इसको करते हैं सबमिट. क्लिक टू स्कोर. अगेन परफेक्ट. ठीक है, तो मेन, अब देखो ग्रामर में इन लोगों ने यहाँ पे 2 आउट ऑफ 2 दिया है, बट आई नो जब मैं स्टूडेंट्स के चेक करता हूँ तो मुझे पता होता है बहुत सारी मिस्टेक्स निकालते हैं. एक 8 बैंड या 9 बैंड का स्टूडेंट भी बीच बीच में एरर करता है अक्सर, ग्रामेटिकल एरर्स ए एंड द के. तो मैं उन सबको भी यही रेकमेंड करता हूँ कि आप ग्रामर की टेंशन उतनी मत लो. छोटे मोटे ग्रामेटिकल एरर्स हमेशा रहते हैं, कई बार मेरे से भी हो जाते हैं बीच बीच में ग्रामेटिकल एरर्स, और एग्जाम में थोड़ा टाइम प्रेशर भी होता है, उसके अंदर भी हो सकता है आपसे एक आध ग्रामेटिकल एरर हो जाए. आप अपनी तरफ से कोशिश करो, बस आप कंटेंट सफिशिएंट ऐड कर दो उसके अंदर. छोटे मोटे ग्रामेटिकल एरर्स की वजह से कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बिल्कुल कीवर्ड लिखना स्टार्ट कर देते हैं. उन्हें लगता है कि इन वेबसाइट्स पे अगर हम स्कोर ले लेंगे 10 आउट ऑफ 10 तो रियल एग्जाम के अंदर भी 10 आउट ऑफ 10 आ जाएगा. देखो ये वेबसाइट और रियल वाला थोड़ा सा डिफरेंट है. ये लेट चेंज होती है, वहां पे चेंजेस पहले आते हैं. तो आप रियल एग्जाम के हिसाब से चलो. थोड़े से फ्रेजेस अगर आप ऐड कर सकते हो आप खुद से ऐड करो, नहीं तो अगर आप कीवर्ड फॉलो करना चाह रहे हो तो उसके लिए ये जो पुराने वाला वर्जन है टैम्पलेट का, आप ये वाला फॉलो कर सकते हो जिसमें डबल इसमें इनफ स्पेस बना हुआ है कीवर्ड्स इंसर्ट करने का. और इसमें मैंने बताया कि डबल ऐड करो. अब जैसे मस्कुलर सिस्टम यहाँ पे लिख दिया, या पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, तो ये थोड़े से बड़े कीवर्ड्स आप पिक करो, डबल या 3 के ग्रुप में जो आते हैं. सिंगल सिर्फ सिस्टम ग्रोथ ऐसे नहीं पिक करना आपको. और अगर आप कर सकते हो देन आई वुड रेकमेंड कि आप यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो करो. स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक स्टूडेंट्स की रहती हैं, ग्रामेटिकल एरर्स बीच बीच में होते हैं, बट आप कोशिश करो फ्रेजेस लिखने की, एटलीस्ट आपका समराइज स्पोकन चेक हो पाएगा. एक आध ग्रामर एरर की वजह से ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर रुक जाएगा. आप तब भी 79 प्लस भी ले सकते हो. अगर किसी का टारगेट उससे कम है तो वो तो इजीली अचीवेबल है.
एक आध एरर की वजह से अगर आप ऐसे कंटेंट लिख के आ रहे हो जिसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर लिख के आ रहे हो जिसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है, तो हो सकता है वो पूरे समराइज स्पोकन के अंदर जीरो मिले। सेम रिकमेंडेशन मैं ऐसे के अंदर भी देता हूँ, थोड़ा सा खुद से लाइंस बना के ऐड करना स्टार्ट कर दो आप लोग। ऐसे बहुत सारे फेल हो रहे हैं बिकॉज स्टूडेंट्स ऐड नहीं करके आते अपनी तरफ से कीवर्ड्स, या सिर्फ जितना सा टॉपिक दे रखा था हमें लाइन के अंदर जो गिवन स्टेटमेंट है सिर्फ उतना सा लिख आते हैं, एक्स्ट्रा कुछ लिख के नहीं आते उसके अंदर, तो स्ट्रक्चर पूरा फेल हो जाता है। तो थोड़े से कीवर्ड्स आप खुद से अपनी तरफ से ऐड करो। ऑलराइट, दैट इज़ ऑल। ये सारी मेरी रिकमेंडेशंस हैं। 50 to 70 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है एंड फ्रेजेस वगैरह थोड़े से ऐड करना स्टार्ट करो आप समराइज स्पोकन में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।